नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं यूक्रेन का दम। जी हां, यूक्रेन और रूस के हमले के 1 महीने पूरे हो चुके हैं। दुनिया की एक शक्तिशाली सेना के साथ यूक्रेनी सेना ने कई बाधाओं को पार किया है। हथियारों और सैन्य उपकरण के मामले में रूसी सेना के समक्ष यूक्रेन कहीं भी नहीं टिकता, लेकिन यूक्रेनी सेना 1 महीने तक मोर्चा थामे हुए है। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को जबरदस्त टक्कर दी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि रूस के खिलाफ जंग में 1 महीने बाद भी यूक्रेन जैसे कैसे टिका हुआ है। आखिर वो कौन सी ताकत है जिसके बल पर यूक्रेनी सेना रूस जैसे महाशक्तिशाली सेना को जमकर टक्कर दे रही है, और आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। तो रूसी सेना अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसके साथ ही रूस के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार भी हैं, लेकिन फिर भी यूक्रेन उसे कैसे टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। रूस हाइपरसोनिक मिसाइल तक का इस्तेमाल करने की धमकी दे रही है। टैंक, सेना, एयरक्राफ्ट समेत तमाम आंकड़े रूस से बहुत पीछे हैं। रूस के, और अगर बात करें यूक्रेन के आम नागरिकों की सेना को यहां पर मजबूती देते हुए नजर आए हैं। रूसी सैनिक यूक्रेन को चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो किस तरीके से यूक्रेन जो है वो टक्कर दे रहा है रूस को, इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ 2 मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ अनुपम तिवारी जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अनुपम तिवारी जी, सवाल सबसे पहले आपसे कि छोटे से देश ने किस तरीके से रूस जैसे महाशक्तिशाली देश को अभी तक 1 महीने तक मोर्चा थामे रखा है, कैसे ये संभव हो पाया है? अंशुल जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है और इस सवाल को आप दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो ऐसी क्या इक्विपमेंट्स हैं यूक्रेन के पास जो कि उसने रूस की सेना को रोक रखा है, और दूसरी बात ये है क्या उसको बाहर से मदद मिल पा रही है, और अगर मदद मिल पा रही है तो वो किस तरह की मदद है, इसकी वजह से एक बाहुबली सेना का सामना यूक्रेन करने को तैयार हो रहा है। दोनों पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट ये है कि यूक्रेन के पास 2-3 हथियार ऐसे थे जो कि पिछले दिनों ही यानी दिसंबर में नाटो से उसको प्राप्त हुए थे। एंटी टैंक मिसाइल्स थी उसके पास, कुछ पश्चिमी देशों में प्राप्त हुई। स्टिंगर मिसाइल्स थी, जेवलिन मिसाइल्स थी, जिनको कि वो पोर्टेबल रूप में इस्तेमाल कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते थे। और इसी वजह से आप देखेंगे कि शुरुआत में जो रूस का आक्रमण था वो बहुत ज्यादा घातक नहीं था। जिस तरह से आजकल की लड़ाइयां लड़ी जाती है कि सबसे पहले एयर स्ट्राइक करी जाती है दुश्मन के ऊपर, उससे रूस शुरुआत में बचता हुआ दिखाई दिया। और इसके पीछे कारण सिर्फ एक यही था कि स्टिंगर और जेवलिन मिसाइल्स की जो खेप यूक्रेन में युद्ध से पहले पहुंच चुकी थी वो काफी कारगर साबित हुई। आप देखेंगे कि रूस के जो एयरक्राफ्ट थे शुरुआत में बहुत ही लो लेवल फ्लाइंग नहीं कर पा रहे थे, वो हाई एल्टीट्यूड पे आ रहे थे और वहीं से बम वगैरह गिरा रहे थे, जो कि उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा था। लो लेवल फ्लाइंग करने के लिए, प्रेसिजन स्ट्राइक करने के लिए उनको जमीन के नजदीक आना पड़ता, और उस समय स्टिंगर और जेवलिन मिसाइल सिस्टम्स बहुत कारगर साबित हो रहे थे यूक्रेन की तरफ से, वो एयरक्राफ्ट को गिरा सकते थे। रूस नहीं चाहता था कि उसके एयरक्राफ्ट की ज्यादा हानि हो, इस वजह से वो शुरुआत में बचता रहा। तब उसने दूसरा रास्ता अपनाया, अपने कॉन्वॉयज को सीधे सिटीज के ऊपर भेजने के लिए। और जब उसने ये तरीका अपनाया तो यहाँ पर भी रूस से एक गलती ये हो गई कि रूस ने अपने सारे आर्मर को, अपनी सारे टैंक्स को एक के पीछे एक करके एक काफिले की तरह चला दिया, जैसे हमने कीव पे और खार्किव के आसपास देखा था। और यहाँ पर भी रूस से गलती ये हो गई कि जो शहरों की आई थी वहां पर यूक्रेन के नागरिकों को, जो यूक्रेन के लोकल सैनिक थे, उनको इन पश्चिमी हथियारों की मदद से इन टैंक्स को आसानी से निशाना बनाने का मौका मिल गया। आप एंटी टैंक मिसाइल की हम लोगों ने बहुत बात कर ली है। एंटी टैंक मिसाइल यहाँ पर काफी इफेक्टिव नहीं, अच्छा खासा नुकसान यूक्रेन को पहुंचाया यूक्रेनी सैनिकों ने। इसके साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यूक्रेन के पास एक S-300 सिस्टम है, जो कि हालांकि उससे उन्नत सिस्टम रूस के पास भी है, S-400 और S-500 है, लेकिन S-300 भी काफी इफेक्टिव हुआ जो कि यूक्रेन के पास था शुरुआत से। उसने युद्ध से पहले ही पूरे देश के अंदर तमाम जगहों पे करीब 100 के आसपास इलाकों में S-300 को तैनात कर दिया था, जिससे उनकी एयर डिफेंस मजबूत हो गई थी। धीरे धीरे करके अब हालांकि 1 महीना बीत चुका और 1 महीने में यूक्रेन के इन सारे शक्तिशाली सिस्टम्स को रूसी सेना ने तबाह कर दिया है। क्योंकि देखिए, संसाधन के और सैनिकों के नंबर्स के सामने रूसी सेना के सामने यूक्रेन बिल्कुल नहीं टिक सकता है। लेकिन 1 महीने तक लंबी लड़ाई खींच जाना ही यूक्रेनी सैनिकों की एक हौसले को दर्शाता है। वो दिखाता है कि इन लोगों ने हार नहीं मानी थी। शहरों के अंदर हालांकि हमेशा लड़ाई हुआ करती है, उसमें आप ये चीजें बेमानी हो जाती हैं कि कौन महाशक्ति है और कौन नौसिखिया देश है, क्योंकि शहरों के अंदर गोरिल्ला वारफेयर होता है जो कि बिल्कुल अलग तरीके से लड़ा जाता है। वहां पर भी यूक्रेन की सेना को कुछ फायदा जरूर मिला है, क्योंकि रूसियों के लिए
वो शहर एक तरह से अनजान थे और उनकी ब्लॉकेज करना, उनको नष्ट करना कभी भी रूस के लिए बहुत आसान नहीं रहने वाला था। शुरुआत में उन्होंने कोशिश करी, लेकिन जब देख लिया कि ऐसा नहीं पॉसिबल हो पा है, तब उन्होंने थोड़ा दूसरी प्लानिंग चेंज करी, स्ट्रेटजी चेंज करी और इन शहरों की सप्लाई लाइन को बाधित करने की कोशिश करी। बाहर से जहां से इन शहरों के अंदर हथियार आ जा रहे थे, जहां से कुछ खाद रसद वगैरह आ जा रही थी, उस चेन को तोड़ने का काम रूस ने किया और जब से उसने इसमें सफलता पा ली, उसके बाद से आप देखें धीरे धीरे करके यूक्रेन की हालत कमजोर होती गई। इसमें एक चीज और जोड़ना पड़ेगा कि रूस ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके, शुरुआत में रूस ये चाह रहा था कि सिविलियन कैजुअलिटीज कम से कम हो, वो नहीं चाह रहा था कि पूरे विश्व में उसकी एक नेगेटिव छवि जाए, इसलिए उसने ऐसे बड़े हमले शुरुआत में नहीं किए थे। लेकिन अब जब रूस इस लड़ाई को अंत तक ले जाना चाह रहा है, तो बहुत दूर बैठ करके सबमरीन से समंदर के ऊपर से मिसाइलें फायर कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल फायर कर रहा है, लॉन्ग रेंज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया जा रहा है। उसके सामने अब यूक्रेन की बिल्कुल नहीं चलने वाली, क्योंकि इन मिसाइलों का तोड़ यूक्रेन के पास बिल्कुल नहीं है। और इसी वजह से अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे युद्ध रूस की तरफ झुकने लग गया है, इसका पलड़ा रूस की तरफ झुकने लग गया है और रूस की विजय अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते की बात रह गई। हालांकि हमको याद रखना पड़ेगा कि ये इस तरह के युद्धों में विजय प्राप्त होने के बाद भी महीनों तक छुटपुट लड़ाइयां चलती रहती हैं, इंसर्जेंसी जैसे हालात बने रहेंगे और वो अभी फिलहाल कुछ दिनों तक रहने वाले हैं। लेकिन फिलहाल युद्ध अब मुझे लगता है कि अपने अंत की ओर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात। अमरदीप सर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अमरदीप सर, आपसे भी सवाल मेरा यह है कि रूस को कैसे कड़ी टक्कर दे पा रहा है यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन के बारे में कहा जा रहा था कि छोटा देश है, ज्यादा उसके पास में चीजें नहीं है, वेपन्स नहीं है और भी सेना भी छोटी है, और रूस बड़ा देश है, लेकिन उसके बाद में भी 1 महीना हो गया है युद्ध आज होते होते, किस तरीके से टक्कर दे पा रहा है? 100% सहमत हूँ। उसके अलावा जो मैं बात बताना चाहूंगा, देखिए रूस का उद्देश्य था या उद्देश्य है कहूंगा कि किसी भी तरह यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना, यानी कि वहां की मिलिट्री माइट को बिल्कुल खत्म करना। तो उसका प्राइम उद्देश्य था कि जितने भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट है, उनको नेस्तनाबूद करना। जैसा अभी अनुपम जी ने बताया कि सिविलियन जो पॉपुलेशन है उसकी कैजुअलिटी कम से कम हो, उसको ध्यान में रखते हुए रशियन जो है वो अटैक कर रहे थे। और यदि यूक्रेन की शक्ति को देखें या यूक्रेन की सेना को देखें, यदि वो रोकना की क्षमता रखती तो रूस को अपने बॉर्डर एरिया में घुसने ही नहीं देती। इतनी कैपेबिलिटी उनकी नहीं थी कि वो रूस को बॉर्डर पे ही रोक सके। देखिए पूरे यूक्रेन पर रशिया का पूर्णतः आधिपत्य है आज की डेट में, लेकिन क्या है कि जो बिल्टअप एरिया की लड़ाई होती है, दैट इज ए डिफरेंट टोटल लड़ाई। उसमें क्या होता है कि मैन टू मैन और यू कैन से रूम टू रूम फाइट करनी पड़ती है, जो अब चल रहा है। अब से पहले तक जो रशिया है, जो उनके रिसोर्स, जैसे आपने देखा होगा कि वो उनके जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको खत्म किया, तेल के बेसिस हैं या उनके जो एटॉमिक रिएक्टर्स हैं उनको कैप्चर करना, जो इस तरह के जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको कैप्चर करना रशिया का मेन उद्देश्य रहा। और जिस तरह की बयानबाजी यूक्रेन की तरफ से या नाटो की तरफ से हो रही है कि रशिया का इतना नुकसान कर दिया, उतना नुकसान कर दिया, उतना नुकसान मुझे नहीं लगता कि रशिया का हुआ। रशिया, देखो जब लड़ाई होती है नुकसान तो होता है, कुछ ना कुछ टैंक्स, कुछ ना कुछ एयरक्राफ्ट जो एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से उन्होंने गिराए हैं, ऑफकोर्स नुकसान हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ कि रशिया का जो है पूरा जो इक्विपमेंट या जो उनका आर्सेनल है वो खत्म हो गया या वो इस स्थिति में नहीं रहे कि आगे न लड़ सके। लेकिन यूक्रेन का अवश्य खत्म कर दिया है उन्होंने। तो आज की डेट में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको पूरी तरह से कैप्चर करने में, क्योंकि अब उनके पास जो मेन इक्विपमेंट है वो तो कुछ बचा नहीं है। अब क्या है कि वो बिल्टअप एरिया में मैन टू मैन फाइट हो रही है, और जो कुछ सिविलियन उनके फाइटर्स हैं, जैसे उन्होंने अपनी जो जेलों को खाली कर दिया, वहां से जितने भी अपराधी हैं उनको भी हथियार देके उन्होंने लड़ाई में शामिल कर दिया है, और कुछ सिविलियन भी सेना के साथ छिटपुट लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो ज्यादा लंबे तक नहीं खींचेगा, या खींचेगा भी तो छिटपुट वो चलता रहेगा, बट ऑलमोस्ट पूरे यूक्रेन पे रशिया छाया हुआ है। एयर स्पेस पे उसका पूरा कब्जा है। यूक्रेन का कोई एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई नहीं कर सकता, कोई दूसरा देश वहां पे एंट्री नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहूँ कि रूस ने अपनी एक स्ट्रेटजी के तहत ये सब किया है। उसने जानबूझ के युद्ध इतना लंबा खींचा है। अगर वो उस तरह चाहता जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में
जिस तरह तबाही की थी आम जनता की, उस तरह तबाही करना नहीं चाहता था। जो ये एक सिंगल फाइल फॉर्मेशन में टैंक्स वगैरह मूव कराए थे वो जानबूझ के कराए गए हैं। अदरवाइज वो फैल के यदि मूव करते तो पूरे इलाके को तबाह करते हुए वो आगे बढ़ जाते। तो अभी तक ये स्थिति है। बिल्कुल। अमरदीप सर, लेकिन एक चीज और इसमें निकलकर सामने आ रही है कि यूक्रेनी जो आम नागरिक थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक बहुत बड़ा संबल दिया है सेना को, जब जाकर ये इतने दिनों तक टिक पाए हैं। नहीं, देयर इज नो डाउट। देखो, यूक्रेन की सेना, यूक्रेन की आम जनता को मैं बार बार कहता हूँ कि सल्यूट है कि उन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए या अपने देश के जो यूक्रेन से बचाने के लिए, जो अपना सॉवरेनिटी को बचाने के लिए जिस तरह लड़ाई करी है, इट्स मतलब काबिल तारीफ बात है। क्योंकि इतना आसान नहीं होता इतनी बड़ी शक्ति के साथ जूझना। लेकिन उसके पीछे जो उनका एक ये था कि उनको सपोर्ट जो है नाटो से मिल जाएगी, शायद उस बल पर वो इतना लड़ पाए। यदि वो शुरू से उन्हें मालूम होता कि नाटो उन्हें कोई सपोर्ट नहीं देने वाला, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने लंबे समय तक टिक पाते। वो जो हौसला पीछे से मिल रहा था या कुछ सप्लाई भी उनको बीच बीच में मिलती रही, उस हौसले के तहत वो इतना देर खड़ा हो पाए। बिल्कुल। अनुपम सर, एक आपसे सवाल यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल रूस के पास में है, सभी हथियार उनके पास में है, जितने भी अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी रूस के पास में है, लेकिन इसके बावजूद भी रूस को सफलता क्यों नहीं मिल पाई अभी तक? जिस तरीके से वो चाहता तो सारी चीजें कर सकते थे। देखिए अंशुल जी, रूस कई फ्रंट पर एक साथ लड़ाई लड़ रहा है। हमको ये समझना पड़ेगा, सिर्फ यूक्रेन उसका टारगेट नहीं है। उसका टारगेट बेसिकली नेटो कंट्रीज है। उसका टारगेट बेसिकली वो देश है जो कि यूएसएसआर से अलग हुए थे, और अब उनको वो पॉलिटिकली इंटीग्रेट करने में जब सफल नहीं हो पाया, तो अब धमकी के माध्यम से और अपनी ताकत दिखा करके उनको इंटीग्रेट करने पे मजबूर कर रहा है रूस। रूस का एक ये बड़ा राजनीतिक खेल है जिसको वो धीरे धीरे करके स्टेज बाय स्टेज लड़ने लग रहा है। यूक्रेन पहला शिकार जरूर उसका हुआ है, और यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि यूक्रेन तक बात खत्म नहीं हो रही है। इसके बाद पोलैंड से सटे हुए वो देश जो कि जिनको बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है और जो कभी यूएसएसआर का पार्ट थे, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, इनके ऊपर रूस की नजर लगातार बनी हुई है, और ये नेटो के मेंबर्स भी हैं। रूस जिस तरह के आर्मामेंट्स का, जिस तरह के मिसाइल्स का अब प्रयोग कर रहा है, वो सिर्फ यूक्रेन को डराने के लिए नहीं कर रहा है, वो इन कंट्रीज को डराने के लिए कर रहा है जो कि नेटो के मेंबर्स हैं। वो नेटो को भी एक तरह से सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह के सैंक्शंस नेटो ने उसके ऊपर लाद दिए हैं, इकोनॉमिकली डाउन करने की जो योजना है नेटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, उस योजना को भी वो ध्वस्त कर देना चाहता है। प्रेसिडेंट पुतिन ये जानते हैं कि अब बहुत दिनों तक वो इस पश्चिम की इस ताकत को झेल नहीं पाएंगे, इसलिए अब उसका जवाब देना जरूरी है। और जवाब देने के लिए बार बार देखिए न्यूक्लियर वारफेयर की बातें करी जा रही हैं, बार बार केमिकल वारफेयर की बातें रूस की तरफ से निकल के सामने आ रही हैं। सबमरीन्स को, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को नॉर्थ अटलांटिक में, जहां पे वेस्टर्न यूरोप के देश और अमेरिका के देश सीधी उसकी जद में आ चुके हैं, वहां पर उसने न्यूक्लियर सबमरीन्स को अपनी पोजीशन कर दिया है। ये विश्व युद्ध भले ही नहीं है, लेकिन विश्व युद्ध जैसे हालात के लिए रूस तैयार है। रूस इस चीज को दिखाना चाह रहा है। और लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल का जो प्रयोग हो रहा है यूक्रेन की तरफ, वो यूक्रेन से ज्यादा इन देशों की चिंता बढ़ाएगा जो कि यूक्रेन के समर्थन में है। रूस ये कहना चाह रहा है सीधा सीधा कि भाई मैं इस क्षेत्र का बादशाह हूं, और मेरी बादशाह को जो चुनौती देगा मैं उसको नष्ट कर दूंगा। और ये सीधा सीधा मैसेज अपने हथियारों के बल पर वो दे रहा है। अब नेटो हो या दूसरे कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, उन सबको रूस की एक तरह से धमकी है, एक तरह से वो अपनी शक्ति को दिखा रहा है कि आने वाले समय में बिना रूस को लिए हुए यूरोपियन ऑर्डर सेटल नहीं हो सकता है, या यूरेशियन ऑर्डर सेटल नहीं हो सकता अगर कहा जाए तो। क्योंकि एशिया के भी, सेंट्रल एशिया के वो देश जो भी कभी यूएसएसआर के हिस्सा हुआ करते थे, उनको भी रूस की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप नेटो जैसे संगठन में शामिल होंगे या कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जो कि रूस की सोवरेनिटी के खिलाफ उसको लगेगी, तो उनके ऊपर भी अटैक करे जा सकते हैं। तो अपनी मिलिट्री माइट को दिखा करके वो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। ये सब हथियार जो उसने निकाले हैं वो बेसिकली नुकसान पहुंचाने की गरज से कम और दुनिया को दिखाने की गरज से ज्यादा निकाले हुए हैं, ताकि दुनिया रूस की ताकत का लोहा माने। और जिस तरह पिछले 20 वर्षों से रूस को अलग थलग करने की कोशिश करी जा रही थी, रूस वापस उस ऑर्डर पे आना चाह रहा है। यानी वर्ल्ड ऑर्डर को सेटल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है उसको हटा करके रूस वर्चस्व की एक नई लड़ाई शुरू करना चाहता है। इसको कुछ लोग कोल्ड वॉर 2.0 भी बोल रहे हैं, कुछ लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी बोल रहे हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि रूस अब रुकने वाला नहीं है। नेटो और अमेरिका की जो भी बंदिशें उसके ऊपर लगाई गई हैं, उन बंदिशों का जवाब
वो अपनी सैन्य ताकत से देने के ऊपर आमादा हो गया है। जितने प्रतिबंध उसके ऊपर कड़े किए जाएंगे उतना ही रूस अपनी मिलिट्री ताकत को दुनिया को दिखाता जाएगा। रूस का लड़ने का तरीका यही है और प्रेसिडेंट पुतिन इसी तरह से अपने देश की जो क्षमता है उसको पूरे विश्व में बढ़ाना चाह रहे हैं। बिल्कुल अनुपम सर, लेकिन जिस तरीके से अब जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि कल तक तो ऐसा लगता था कि हो सकता है ये हम थर्ड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही थी, और अब ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो ये जो स्थितियां बार बार बनती है, बिगड़ती हैं, इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं, तो आगे कैसे इसका आंकलन लगाया जाए? देखिए अंशु, शायद 2 दिन पहले हम लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि क्या ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है। बिल्कुल। और तब मैंने ये कहा था कि ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत नहीं है, वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और मैं आज भी अपने उस पॉइंट पर कायम हूं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध का वर्ल्ड वॉर से कोई लेना देना नहीं है। यूक्रेन वर्ल्ड युद्ध जो है वो केवल रूस की मिलिट्री माइट दुनिया को दिखाने की वजह से सामने लाया गया है। रूस दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि मेरी ताकत जो कि पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, पिछले 20 वर्षों से भले ही कुछ कम हो गई हो, लेकिन आज भी मैं दुनिया की एक महाशक्ति हूं। और ये दिखाने में यूक्रेन युद्ध के माध्यम से वो सफल हो चुका है। अब देखिए वर्ल्ड वॉर होता क्या, जरूरी थोड़े ना है कि आप सिर्फ आपको शहर नष्ट होते हुए देखे या बड़ी बड़ी मिसाइलों के हमले होते देखे। कूटनीतिक रूप से, सामरिक रूप से लगातार लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। रूस ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे कि दुनिया में लड़ाइयों के कई मोर्चे खोले जा सकते हैं। उसने यूक्रेन इन्वेजन किया, अब वो चाइना को ट्रिगर कर सकता है। चाइना भी कल को ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है। जब वो देख रहा है कि जब यूक्रेन की मदद से कोई नहीं आया तो ताइवान की मदद के लिए कौन आएगा। पश्चिमी जो देश है वो उनके अपने अपने हित हैं, वो भी जान रहे हैं कि वो सीधी टक्कर अकेले रूस से या चाइना से नहीं ले सकते हैं, तो वो अपनी कुछ अलग रणनीतियां अपना रहे हैं। वो कुछ देशों को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए किम जोंग उन जैसे नेता, जिनको की दुनिया तनकी और तानाशाह और जाने क्या क्या कह रही थी, अब दुनिया उनसे भी डरना शुरू कर चुकी है, क्योंकि उनके पास इस तरह के हथियार हैं जो कि खेल खेल में ही अगर किसी देश के ऊपर चला दिए गए तो विश्व युद्ध, जिस तरह के विश्व युद्ध को हम जानते हैं, वो चालू हो जाएगा। ऑलरेडी एक तनाव का माहौल पूरी दुनिया में है और हर देश अपनी क्षमता के हिसाब से इस तनाव को झेल रहा है, इसको बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा है। जो इसको सस्टेन कर ले जाएंगे वो आगे प्रवेश कर जाएंगे नई इबारत करने के लिए, और जो इस दबाव में टूट जाएंगे उन देशों का बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो विश्व युद्ध कागजों पे भी लड़ा जाता है और ये वही है। अब यहाँ पे अगर कोई इस तरह की चिंगारी हो जाए, तो मैंने नॉर्थ कोरिया का नाम स्पेसिफिकली इसी वजह से लिया था कि किम जोंग उन जैसे तानाशाह अगर इस तरह की कोई चिंगारी भड़का देते हैं तो उससे वो परंपरागत विश्व युद्ध भी चालू हो सकता है। अदरवाइज ये ऑलरेडी विश्व युद्ध तो चल ही रहा है पूरी दुनिया में, तमाम देशों के बीच में अलग अलग मोर्चों पर तनाव देखा जा रहा है। इंडो पैसिफिक के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जापान के ऊपर। अब ऑस्ट्रेलिया और जापान देखिए, कभी भी पिछले 50 सालों से इनका इतिहास रहा है, कभी किसी तरह का एग्रेशन कहीं पर नहीं दिखाते थे, लेकिन और कोई दूसरा देश भी इनके ऊपर कभी एग्रेसिव नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इनको भी अपने ऊपर खतरा मंडराने लग रहा है। इसी वजह से ये क्वाड जैसे तमाम संगठन बनाए जा रहे हैं ताकि चीन को रोका जा सके, ताकि रूस की बढ़ती हुई एग्रेशन को जवाब दिया जा सके। बाल्टिक सी के ऊपर लगातार युद्धाभ्यास चल रहा है नेटो कंट्रीज का। नेटो कंट्रीज अपने सैनिकों को तैनात कर रही है। प्रेसिडेंट बाइडेन आपको पोलैंड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितनी तेजी से स्थितियां बदल रही हैं। ये सब भूमिका है। अब अगर इस भूमिका में एक चिंगारी कहीं से उठ जाती है तो लड़ाइयां भी शुरू हो जाएंगी, और जब ये लड़ाइयां शुरू होगी पूरे विश्व का एक बड़ा विनाश देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनुपम जी, लेकिन एक मेरा सवाल है ये कि जिस तरीके से चीजें देखने को मिली अभी रूस और यूक्रेन में, तो एक मौका परस्त हमेशा रहा है चीन। वो बीच में या तो उसे लाया नहीं गया है या वो खुद ही नहीं आया है, क्योंकि जो स्थितियां स्टार्टिंग में बनी थी, आप और हम एक बार और इसी विषय पर बैठे थे कि चीन हो सकता है कि इस चीज को और भड़का दे और तबाही मचा दे, या किसी के साथ रह के भारत पर भी कहीं ना कहीं जो भी उसके समीकरण बैठते हो उन सब चीजों पर बात कर ले। लेकिन चीन की जो भूमिका रही इस बार, क्या उसमें ये समझदारी मानी जाए दोनों देशों की, या चीन की खुद की अपनी समझदारी है? इस पूरी जो लड़ाई 1 महीने से चल रही है, उसके पहले से जब से लड़ाई की भूमिका बन रही, तब से चीन का जो अगर आप अध्ययन करें तो चीन ने 2 मोर्चों पर बहुत अच्छा काम किया है। एक तो उसने कभी भी कोई जल्दबाजी वाला कदम नहीं उठाया है यूक्रेन रूस वार के अंदर। उसने जो भी किया है बहुत ही सोच समझ करके, बहुत तौल माप करके अपनी भूमिका को स्पष्ट किया है। और उसकी भूमिका क्या थी? वो रूस का सहयोगी बनकर के रहना चाहता है। वो रूस को वो पैसे दे रहा है जो वेस्टर्न पावर के लगाए गए सैंक्शन से उसको बाहर निकाल सकते हैं, उसको बाजार मुहैया करा रहा है, उसको सामग्रियां मुहैया करवा रहा है। रूस को इसी तरह की एक स्केप की जरूरत थी जो कि चीन ने मुहैया करवा दी।
चीन ने तमाम जगहों पर तटस्थ रहने का दिखावा दिखाते हुए भी रूस की काफी मदद करी है। अब इससे चीन का फायदा ये हो रहा है कि कल को अगर वो ताइवान के ऊपर या साउथ चाइना सी में एग्रेसिव होता है, जो कि उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, 2030-2050 का जो मिशन शी जिनपिंग है, उसके तहत वो ये काम जरूर करेगा। और जब वो करेगा तो उसको रूस की तरफ से सहायता मिल सकती है। और नेटो कंट्रीज जो कि यूक्रेन के समर्थन में नहीं आए, वो मान के चल रहा है कि वो ताइवान के समर्थन में भी नहीं आएंगे, और अगर आए तो रूस के साथ, जो रूस को उसने स्केप का रास्ता दिया हुआ है, उस वजह से रूस चाइना के समर्थन में आ सकता है। भारत जैसे देशों की तरफ तो वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। देखिए, हमको एक चीज माननी पड़ेगी कि अमेरिका पिछले करीब 5-6 वर्षों से चीन को अपना नंबर 1 दुश्मन घोषित कर चुका है। उसके ऊपर तमाम आर्थिक व्यापार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, तमाम संधियां करी जा रही थी। लेकिन ये राष्ट्रपति पुतिन का जो रूस है वो आक्रामक हो गया, इसकी सोच नेटो या अमेरिका को भी नहीं थी। अमेरिका तो ये मान के चल रहा था कि भविष्य में उसकी और चीन की लड़ाई वर्चस्व की होने वाली है। ये तो पुतिन साहब तो आउट ऑफ सिलेबस अमेरिका के सामने आ गए, और इसी वजह से अब अमेरिका भी कंफ्यूज है कि उसको अपनी स्ट्रेटजीज को फिर से एक बार पुनर्निर्धारित करनी पड़ रही है। तो चीन जो है पूरी वेट एंड वॉच की पॉलिसी के तहत एक एक घटना को देख रहा है, रूस को एक स्केप का रूट मुहैया करवा रहा है, और नेटो वगैरह की जो शक्ति है उसको भी परख रहा है कि अगर कल को वो साउथ चाइना सी पे कदम बढ़ाएगा तो उसको जो शक्तियां रोकने का प्रयास करेंगी उनको किस तरह जवाब देना है, कैसे हथियार डेवलप करने हैं। अब उनके ऊपर डेवलपमेंट चीन की तरफ से लगातार शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे हथियारों की एक रेस आप एशिया के अंदर देखने वाले हैं बहुत जल्द। बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही और इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया। अमरदीप सर, एक सवाल आपसे ये भी है कि आज पूरा 1 महीना हो गया है इस युद्ध को लेकर, तो अगर हम इस पूरे 1 महीने की चीज को देखें तो अभी तक क्या निकल कर आया है और आगे क्या हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो देखने को ये आई है कि ठीक है, रशिया के पास बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं, सब कुछ है, लेकिन वो आज भी यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर पाया है। उसके पीछे कारण है, it is not the man or it is not the machine, it is man behind the machine। अब जो यूक्रेन है उनके लिए करो या मरो की स्थिति है। यदि लड़ते हैं तो भी मरते हैं और नहीं लड़ते तो भी मरते हैं, तो लड़ना उन्होंने ठाना है और इसलिए वो उसको लड़ाई को अंजाम दे पा रहे हैं। इतनी देर तक जो फाइट कर पा रहे हैं वो क्योंकि उन्होंने अपने को बचाना है। अटैकर और डिफेंस में यही डिफरेंस होता है कि जो डिफेंस वाला है उसे अपने देश की रक्षा करनी है, तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, हर कीमत चुकाने को तैयार है। जबकि वो अटैकर जो है, अटैकर का मोड जो है वो डिफरेंट होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ठीक है, इक्विपमेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो देश के जो जवानों का जो जज्बा होता है, दैट ऑल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जैसा अब माहौल बन रहा है 3rd वर्ल्ड वॉर का, जो यूक्रेन के चारों तरफ जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, सब में नाटो फोर्सेस बैठी हुई हैं। इक्विपमेंट जो है वो धनाधन खरीदा जा रहा है। पोलैंड में खूब हथियार आ रहे हैं, खूब जो सेना है वहां पे डिप्लॉय हो गई है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई भी जरा सा ट्रिगर भी जो है पूरे मतलब 3rd वर्ल्ड वॉर को न्योता दे सकता है। बिल्कुल। और हम सब अपने समय में ये वर्ल्ड वॉर की जो तबाही वो देखने को मिल सकती है हमको। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ने ही दी और इस विषय को बहुत अच्छी तरीके से आज आपने समझाया। अनुपम जी, बहुत धन्यवाद। आप जब भी इस विषय पर लेकर बैठते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझाते हैं। अमरदीप सर, आपकी भी एक आदत बहुत अच्छी लगती है कि आप बिल्कुल बारीकी से हर एक चीज का आंकलन करने के बाद आप चीज को देते हैं, तो हम अपने दर्शकों को वो चीज पहुंचा पाते हैं जो गूगल और इन सब में नहीं, आपके व्यक्तिगत आंकलन से मिलती है। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो आज हम बात कर रहे थे यूक्रेन और रूस के हमले के 1 महीने पूरे होने को लेकर। दुनिया की एक शक्तिशाली सेना के साथ यूक्रेनी सेना ने कई बाधाओं को पार किया है और हथियारों और सैन्य उपकरण के मामले में रूसी सेना के समक्ष यूक्रेन ही नहीं कहीं भी नहीं टिकता हुआ नजर आ रहा है और यूक्रेनी सेना के 1 महीने तक मोर्चा थामे हुए हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि यूक्रेन आखिर कैसे टिका रहा? क्या उसके पीछे जो आम नागरिक थे उनका हौसला रहा, या जो आसपास से जो उनके तक मदद पहुंचाई है वो वहां पर टिकी रही? लेकिन अब क्या होगा आगे, किस तरीके से ये चीजें थमेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।